हेलो एवरीवन। तो सीईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पर हम कवर करेंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी इससे रिलेटेड देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। और ये एमसीक्यू का जो मैराथन है आपके एग्ज़ाम तक चलते रहेगा स्टडी कैपिटल पे हमारे, तो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग आइसोक्वांट एमआरटीएस ऑफ लेबर पर यूनिट कैपिटल इज गिवन बाय, क्या होता है आपका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। याद रखिएगा डाउनवर्ड मूवमेंट है तो डाउनवर्ड की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आपका लगा है। और चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल जो है हमारे एमआरटीएस, जो कि आपके स्लोप ऑफ आइसोक्वांट को डिनोट कर रहा है। स्लोप ऑफ आइसोक्वांट क्या होता है, एमआरटीएस बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ठीक है। ये आपके स्लोप बताता है आपके आइसोक्वांट का, ठीक है। आइसोक्वांट का ये स्लोप बताता है। और यहाँ पर इसको कभी कभी हम लिखते हैं डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, और नेगेटिव साइन क्यों लगाए, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। तो है क्या ये आपके मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज़ अ रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इसको हम लोग क्या और कहते हैं, जो चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन जो है आपके लेबर है, इसको देखिए अपोजिट लिखा जाता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ आपके लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इससे भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो इसका यही मतलब है अगर हम बात करें तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन एक इकोनॉमिक थ्योरी के अंतर्गत ये बताता है कि जब हम एक फैक्टर को इंक्रीज़ करते हैं, जब हम प्रोडक्शन में, मान लीजिए कि यहाँ पर कैपिटल है और यहाँ पर लेबर है, सपोज़ कि ये हमारा आइसोक्वांट है, अगर हम यहाँ पर जो है लेबर कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं तो लेबर को हमें डिक्रीज़ करना पड़ता है। यानी वन फैक्टर मस्ट डिक्रीज सो दैट सेम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कैन बी मेंटेन व्हेन अनदर फैक्टर इज़ इंक्रीज। यहाँ पर अदर फैक्टर क्या आपका इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चेंजिंग इन डिफरेंट प्राइजेज इन डिफरेंट मार्केट। हमारा जो है प्राइस चेंज हो रहा है डिफरेंट मार्केट में और डिफरेंट प्राइस कर रहा है प्रिवेल, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कहाँ पर पाया जाता है, आपके मोनोपोली कंपटीशन में पाया जाता है, ठीक है। मोनोपोली में हम देखते हैं कि डिफरेंट प्राइजेस चार्ज किया जाता है डिफरेंट मार्केट में, दैट इज़ आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्लियर। तो अगर हम बात करें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन क्या है आपके, व्हेन सेलर सेल्स अ एग्जैक्ट सेम गुड और सर्विसेज एट डिफरेंट प्राइजेस, यानी आपके सेम गुड को, ठीक है, एट डिफरेंट प्राइजेस पे बेच रहा है, गुड्स या फिर सर्विसेज को डिफरेंट प्राइजेस पे जब सेल करे, ठीक है, डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स को, दैट इज़ आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जबकि प्रोडक्शन वहाँ पर इक्वल है ना, गिव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ इक्वल, तो यहाँ पर सेम गुड को डिफरेंट प्राइजेस पे बेचा जा रहा है, दैट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और अगर हम बात करें फर्स्ट डिग्री की, तो फर्स्ट डिग्री आपका क्या होता है, व्हेन सेलर सेल्स द मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर आर विलिंग टू पे विद नो डिफरेंट इन प्रोडक्ट एट ऑल, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा कि सारा जो कंज्यूमर का सरप्लस है वो कौन ले जाता है, आपका मोनोपोलिस्ट यहाँ पर ले जाता है फर्स्ट डिग्री में। जैसे यहाँ पर ऑक्शन हाउसेस, ठीक है, आपके जो सेकेंड हैंडेड कार डीलरशिप होता है वो आपके इसमें आता है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स है इसके आपके फर्स्ट डिग्री के, क्लियर। तो मोनोपोली कंपटीशन में 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। पहला डिग्री जो होता है वो उसमें पूरा जो प्रोड्यूसर होता है वो कंज्यूमर के सारे सरप्लस को लेके चला जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें आपके फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है, बिकॉज कि वहाँ पर जो है डिफरेंट प्राइजेस, सेपरेट यूनिट के लिए डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। फर्स्ट डिग्री जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें जो मोनोपोलिस्ट होता है वो एबल टू सेल ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइजेस, ठीक है, डिफरेंट प्राइजेस। ये फर्स्ट डिग्री है। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, सारा जो सरप्लस होता है, मान लीजिए कि ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आपके हो जाता है। और अगर मान लीजिए सपोज़ कि ये प्राइस आपकी प्रिवेल कर रही है, पर इफ़ कंज्यूमर वन इज़
पेइंग दिस मच अमाउंट टू गेट दिस मच क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होगा वो 10 रुपीज़ पे ही बेचेगा फर्स्ट यूनिट को। मान लीजिए दूसरा यूनिट का जो प्राइस है वो 8 रुपीज़ है, उस पर वो क्वांटिटी जो है 3 यूनिट सेल कर रहा है। तो दूसरे के लिए जो दूसरा कंज्यूमर अगर वो विलिंग टू पे 8 रुपीज़ है तो वो उसको उसी पे बेचेगा, यानी सबका सरप्लस यहाँ पर क्या करता है, प्रोड्यूसर ले जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एबल टू सेल ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइजेस, सारी कीमतों को अलग अलग प्राइजेस पे सारे आपकी क्वांटिटी को बेचता है, उसको फर्स्ट डिग्री कहते हैं। तो फर्स्ट डिग्री क्या होती है, क्वांटिटी पे होती है। सेकंड डिग्री हमारी वॉल्यूम के हिसाब से होती है। जैसे मान लीजिए कि सपोज़ यहाँ पर आपके ये प्राइस प्रिवेल कर रही है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पर आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है, ठीक है, अगर इधर ले तो आपके प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक, अभी तो ये पढ़ नहीं रहे हैं पर हम डिस्क्रिमिनेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके ले लीजिए ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, सपोज़ कि कोई भी प्रोड्यूसर 5 रुपए का कोई भी वस्तु ले रहा है तो उसको वो 6 यूनिट देगा। अगर मान लो कि कोई कम यूनिट्स को परचेज़ कर रहा है 2, तो उसको जो है वही प्रोडक्ट 8 रुपए का बेचेगा। तो ये वॉल्यूम के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, ये आपके वॉल्यूम के हिसाब से है, यानी आपकी जो सेकंड डिग्री होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम कि कौन कितना खरीद रहा है। आप कभी भी शायद मार्केट में जाते होंगे तो आपको पता है कि जब आप बल्क में ख़रीदते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बोलता है ना कि एक लोगे तो 200 रुपये का है, पर दो लोगे तो 300 रुपये का दे देंगे मिला के, है ना। तो ये जो होता है वो वॉल्यूम के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन करता है यहाँ पर आपका कौन, प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड डिग्री है जो कि किसके हिसाब से होती है कि आप कितना वॉल्यूम परचेज़ कर रहे हो प्रोडक्ट का। ठीक है, सेकंड डिग्री उसको कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें थर्ड डिग्री की, तो थर्ड डिग्री किसके हिसाब से होता है आपके, जैसे मान लीजिए आपका जो भी डिग्री होता है ये इसमें आपके डिफरेंट प्राइजेस चार्ज होता है डिफरेंट ग्रुप से। ठीक है, लास्ट की अगर डिग्री की मैं बात करूँ, याद रखिएगा, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट ग्रुप, है ना, डिफरेंट ग्रुप के ऊपर ये चार्ज करेगा डिफरेंट प्राइजेस। ठीक है, सेम गुड होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी दीज ग्रुप ऑफ कंज्यूमर कैन बी आइडेंटिफाई बाय द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। हो सकता है कि वो उसका एज अलग हो सकता है सेक्स, लोकेशन, टाइम, ये सब अलग हो ना। जैसे कुछ आप सुनते नहीं कि स्टूडेंट को अगर आप जो है अगर मान लो कि बुक लेने जा रहा है तो उसको डिस्काउंट मिल रहा है, कोई जॉब करने वाला बुक लेने चाहता है तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप देखते होगे। तो यहाँ पर जो थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बेसिस ऑफ ग्रुप। फर्स्ट डिग्री आपकी किस पे हुआ, आपके क्वांटिटी पे, मतलब आपका हुआ सेकंड वॉल्यूम पे, थर्ड आपका जो हो गया वो ग्रुप के हिसाब से हो गया, है ना। ये 3 तरीके के डिस्क्रिमिनेशन आपके बताए गए हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है, आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। बट यहाँ पर जो मोनोपोलिस्ट को पावर होना चाहिए, ठीक है, मार्केट में पावर होना चाहिए, ठीक है, और जो है ये ऐसा नहीं कि जो प्रोडक्ट हो वो आपका रीसेल हो, है ना, तब डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपके डिस्क्रिमिनेशन के हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। यहाँ पर कौन सा आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेबलाइजेशन पॉलिसी है, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि कौन करता है, जो कि आपकी डिपेंड नहीं करती आपके इनकम पे, है ना। तो इसको आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेबलाइजेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इनकम इंडिपेंडेंट होती है आपके ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, आपका सी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंसेप्ट ऑफ वीसस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विद। वीसस सर्कल ऑफ पॉवर्टी किससे एसोसिएट करता है। वैसे तो ये जो कंसेप्ट है वो आपके रैगनर नर्ग से रिलेटेड है। ठीक है, रैगनर नर्ग का आपने पढ़ा होगा वीसस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, पर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर कोई करेक्ट नहीं होगा। रैगनर नर्ग जो थे वो आपके वीसस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से रिलेट करते थे। ठीक है, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो आपको पता है कि विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी वो होती है, बेसिकली पॉवर्टी वो होती है, एक ऐसा केस होता है जहाँ पर आपका लो लेवल ऑफ इनकम होता है, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर जो है लो आपके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फिर आप जानते हो उसके बाद प्रोडक्टिविटी आपके कम होती है। ठीक है,
तो ये जो कंसेप्ट है वैसे तो आपके रिलेट करता है किससे, ये आप याद रखिएगा, रैगनर नक्स से रिलेटेड है, विशस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, जहाँ पर आपका क्या होता है, लो लेवल इनकम, लो इनकम आपका वाई से डिनोट कर रही हूँ मैं, फिर आपका सेविंग लो होता है, और ये इन्वेस्टमेंट कम होती है ना, लो इन्वेस्टमेंट जो है, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल कम होता है, फिर आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। पर जो यूजीसी ने इसका आंसर माना था वो आपका डी वाला माना था, ठीक है, ये भी मैं बता दे रही हूँ, क्लियर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, सोलो बिल्ड हिज मॉडल एज अल्टरनेटिव टू, तो आपका जो सोलो का मॉडल था वो किसका अल्टरनेटिव था, याद रखिएगा, आपके हैरड डोमर मॉडल का अल्टरनेटिव था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इट इज़ रिमाइंडर विल बी, इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो ग्रॉस आपका प्राइमरी डेफिसिट, देखिए प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जब हम फिजिकल डेफिसिट में से आपके इंटरेस्ट पेमेंट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या बचता है, प्राइमरी डेफिसिट बचता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ लिख दे रही हूँ, जैसे आपके जो टाइप्स ऑफ डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट हमारा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछता है आपके, ठीक है। अगर हम बात करें आपके ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट की, तो ग्रॉस जो है फिजिकल डेफिसिट आपका क्या होता है, आप इसको क्या लिख सकते हो, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट हमारा क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट, प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और ये आपका तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट हो गया। अब हम बात करें ग्रॉस जो आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट अगर हम बात करें, इसको हम कैसे लिखते हैं, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी, नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी, ठीक है, ये हमारा कुछ फॉर्मूला है और ये अक्सर एग्ज़ाम में आपके पूछता भी है, आपको ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है ये तो इजी आप याद कर लोगे, है ना, और अक्सर जो है क्योंकि ये दोनों जो आपका फिजिकल डेफिसिट है और प्राइमरी डेफिसिट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आपके पूछता है, तो आप यहाँ पे ये वाला ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, क्लियर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो कैसे आप इसको निकालेंगे, सपोज़ एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका b इक्वल्स टू रूट ए सी दिया हुआ है, और यहाँ पर a का वैल्यू है आपके 4 एंड c का वैल्यू मान लीजिए 5 है, कैसे निकालोगे ज्योमेट्रिक मीन, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को पुट करोगे, ठीक है, 5 रूट में और 2 रूट 5 आ जाएगा। अब 5 का रूट जो भी होता है आप निकाल लेना, तो लगभग इसका आंसर आएगा 4.47। तो ज्योमेट्रिक मीन आपके क्या होता है, आप nth रूट निकालते हो इसमें, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालना हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, आप जो भी यहाँ पर होगा nth रूट निकालोगे, जितने वैल्यू होंगे उसका उतना ही रूट निकलेगा, और ज्योमेट्रिक मीन का ये भी फॉर्मूला है आपके 1/n, क्योंकि रूट को 1/n के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, तो ये भी आपका फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इट कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स इन द गिवन डेटा सेट एंड टेकन द nth रूट ऑफ द ऑब्टेन्ड रिजल्ट, हम जो भी रूट होगा उसका ऑब्टेन रिजल्ट पालेंगे nth रूट निकाल के। एक एग्जाम्पल आप कर लेना, 4, 10 और 16 और 24, ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू आपके क्या है, 4 गिवन है, आप पहले मल्टीप्लाई कर लेना, है ना, 16, 24, ठीक है, और यहाँ पर 1/, जो है 4 कर सकते हो, या फिर आप इसका जो है 4th रूट निकाल लेना तो भी आ जाएगा, है ना, 4th रूट ऑफ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा उसका निकाल लेना तो आपका आ जाएगा आंसर। तो ज्योमेट्रिक मीन मोस्ट जो अप्रोप्रिएट डेटा होता है, जैसे रेट निकालने के लिए, प्रोपोर्शन एंड रेशियो, उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन ऑफ कंपैरेटिव
कॉस्ट एडवांटेज डॉक्ट्रिन वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन जो है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दिया था? तो ये आपके किसने दिया था? किंडलबर्गर ने दिया था, या फिर आपके हैबरलर, या फिर कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर याद रखिएगा हैबरलर की थ्योरी है, आपने अगर पढ़ा होगा इंटरनेशनल ट्रेड में, तो उन्होंने जो है अपॉर्चुनिटी में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की बात की थी। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ गिवन बाय। जो मोस्ट आपका इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो किसने दिया था उसकी बात करें तो अक्सर तुमने वो डेफिनेशन ज़रूर सुना होगा, द डेवलपमेंट दैट मीन्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, टू मीट देयर ओन नीड। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन आया है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट 1987 में हुआ था। उसकी रिपोर्ट थी जो कि आपके ब्रंटलैंड, ठीक है, जिसको हम अवर कॉमन फ्यूचर, उस समय के रिपोर्ट में अगर इसका नाम रिपोर्ट का क्या था तो अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर इस नाम से आपका रिपोर्ट था। उसमें ये डेफिनेशन दिया गया था कि हम विदाउट प्रेजेंट की नीड को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अपने जो है जो रिसोर्सेज उसको बचा के रखें फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपके ब्रंटलैंड के रिपोर्ट में, जो कि मोस्ट कॉमन आपके अवर कॉमन फ्यूचर करके था, उसमें आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट हुआ था आपके 1987 में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? सी वाला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाज अचीव ड्यूरिंग, कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ था? 10th में, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, 10 5 ईयर प्लान में हमारा जो हाईएस्ट ग्रोथ हुआ था, अचीव हुआ था, लगभग 8% हमने अचीव किया था। ये 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था? 2002 से लेके 2007 तक, ठीक है, आपका चला था। इसमें हमने लगभग 8% की ग्रोथ देखी थी आपके, और इस समय आपका 5% जो है पॉवर्टी रिडक्शन भी देखने के लिए मिला था, ठीक है। एज वी नो दैट कि 5 ईयर प्लान का जो कंसेप्ट है वो आपका इकोनॉमिक प्लानिंग का वो 1947 में बात हुआ था, ठीक है। और हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है आपके 1951 में, ठीक है। और फिर बाद में जो सेल्फ रिलायंट की बात करते हैं वो आपकी पीसी मैलनोबिस करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा किस पे बेस्ड था? आपके हैरोल्ड डमर, सेकंड आपकी पीसी और नेहरूवियन मॉडल पे आपके आधारित था, ठीक है। तो हाईएस्ट ग्रोथ हमने 10 5 ईयर प्लान में अचीव किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्टेटमेंट रीड करना है आपको। तो है क्वेश्चन क्या, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू किसने प्रपोज किया? तो इसमें 3 नाम आपके आते हैं, एक एडम स्मिथ आपके हैं, डेविड रिकार्डो एंड कार्ल मार्क्स, ठीक है। ये तीनों नाम लिख लीजिएगा। इन्होंने आपके लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को जो है प्रपोज किया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को किसने प्रपोज किया था? आपके जो है कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो। द अमाउंट ऑफ लेबर दैट गोज इनटू प्रोड्यूसिंग एन इकोनॉमी गुड इन सोर्स ऑफ गुड्स वैल्यू। तो ये हमारा लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू था, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों लोग आपके सम्मिलित है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू से रिलेटेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा फीचर है आपके क्लासिकल सिस्टम का? क्या मॉनेटरी फैक्टर दैट डिटरमाइंस द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमी, स्टेट एक्शन इज अ डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्रू मार्केट इन एब्सेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म की बात करते, थोड़ा कैपिटलिस्ट टाइप का इकोनॉमी इनका होता है, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, आपके वेज फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं क्लासिकल। और अगर आप बात करें आपके ऑप्टिमाइजेशन थ्रू मार्केट एब्सेंस, कोई भी लेजेस फेयर है ना यहाँ पर आपके लेजेस फेयर, ठीक है, यानी देयर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन कौन थे? जेवी से है ना, आपके कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ है ना, आपके जो ये लोग थे, ये कौन थे आपके बेसिकली क्लासिकल। तो क्लासिकल वेज फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते थे। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी देयर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, और ज़्यादातर सप्लाई साइड पे बिलीव इनका होता था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड ना, आपके क्लासिकल का ही है, तो सप्लाई साइड पे ये बिलीव करते थे, ठीक है। और इनको कैपिटलिस्टिक इन नेचर भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टेट का कंट्रोल नहीं देखते थे, वेलफेयर की बात नहीं करते थे, और तो इसीलिए कैपिटलिस्टिक इन नेचर भी इनका एक वो है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए कोड वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। क्लियर।
तो अगर हम इसकी बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एंड कंसंट्रेशन जो इफेक्ट है इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो एलन टी पिकॉक एंड जैक वाइजमैन ने बात किया था, ठीक है। ये आपके 1955 में इसकी स्टडी करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में। आपके स्टडी किया था उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन का, किस पीरियड का, 1890 टू 1955। और इन्होंने देखिए 3 इफेक्ट दिए थे, 3 इफेक्ट दिए थे, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट, कंसंट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो पिकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस, ड्यू टू सम सोशल एंड अदर डिस्टर्बेंस इन इकोनॉमी देयर इज़ नीड फॉर इंक्रीज एक्सपेंडिचर। तो हम जो है एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग रेवेन्यू होता है उसमें थोड़ा सा आपके डिस्टर्बेंस से देखिए आता है, क्योंकि टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं। यानी जब सोशल डिस्टर्बेंस होता है तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, टैक्सेस को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है आपका रेवेन्यू, एंड इंक्रीज़ जिसकी वजह से पब्लिक आपके एक्सपेंडिचर होता है टू मीट द सोशल डिस्टर्बेंस, और जो कि क्या क्रिएट करता है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपके क्रिएट करता है। यानी आप लो टैक्स और लो एक्सपेंडिचर से कहाँ पर अब आ चुके हो, हाई टैक्स एंड हाई एक्सपेंडिचर पे आ चुके हो। तो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट की भी बात की थी, आपके इंस्पेक्शन इफेक्ट की भी बात करते हैं, ठीक है। यानी इवन इफ़ देर इज़ नो डिस्टर्बेंस देर इज़ नो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू रिटर्न टू लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन, जो हम पहले प्रिवेल करता था, क्योंकि डिस्टर्बेंस की वजह से हम हाई टैक्स पे चले गए, हम हाई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो वापस से जो आपका बेसिकली जो वापस से लो टैक्स रेट पे जाना एक मुश्किल काम है। यहाँ पर इसको इंस्पेक्शन इफेक्ट बोलते हैं। इवन इफ देर इज़ न्यू डिस्टर्बेंस, देर इज़ मतलब आपकी इकोनॉमी में कोई नया डिस्टर्बेंस नहीं है, फिर भी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं होता है कि आप लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन पे वापस आ जाओ, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसको इंस्पेक्शन इफेक्ट बोला। और कंसंट्रेशन इफेक्ट की बात करें तो व्हेन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी टू ग्रो फास्टर रेट, और जिससे कि वो फास्टर रेट से बढ़े, ठीक है। तो उसको हम कंसंट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना, मतलब ग्रोथ करना स्टार्ट करती है, दैट इज़ आपका कंसंट्रेशन इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट, लो लेवल से हम हाई लेवल टैक्स पे गए ड्यू टू डिस्टर्बेंस हुआ। हमने जब इंस्पेक्ट किया कि ये तो बहुत बढ़ चुका है, बट अभी कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं है कि वापस से हम लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन पे आए, दैट इज़ आपका क्या कहलाता है, इंस्पेक्शन इफेक्ट, ठीक है। यानी गवर्नमेंट एक्सपेंड इट्स फिजिकल ऑपरेशन पार्शली ड्यू टू डिस्टर्बेंस, अब वो बढ़ा चुकी है तो वापस से वो नहीं जाएगी, दैट इज़ इंस्पेक्शन। कंसंट्रेशन इफेक्ट में क्या होगा, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज़ी से करेगी, उसका रेट जो होगा वो तेज़ होगा एज़ कम्पेयर टू आपके स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट की कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये जो हाइपोथेसिस दिया था वो आपके एलन पीकॉक एंड वाइजमैन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस कंस्ट्रक्ट विद रेफरेंस किसके उसमें बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी पर कैपिटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लिटरेसी रेट, ये चारों याद कर लीजिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और आपका लिटरेसी रेट, ये आपके HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल वॉज प्रोपाउंडेड फर्स्ट बाय, किसके द्वारा किया गया, तो एल्बर्ट ओ हर्शमैन के द्वारा किया गया था, और आपके HS सिंगलर एंड राउल पैरबिश के द्वारा ये किया गया था। तो दोनों यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका, अगर कोड के हिसाब से देख तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा आपका A और B, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेरोडमर मॉडल ऑफ ग्रोथ इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पर आपके 3 ग्रोथ रेट की बात की जाती है, एक्चुअल, वारंटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट की बात की जाती है, ठीक है। हेरोडमर मॉडल में आपने एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट को पढ़ा होगा, और ये आपके इसी में बात किया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल ग्रोथ रेट वो ग्रोथ रेट है जो एक्चुअली तुम अपने से मतलब अचीव करते हो, ठीक है। वारंटेड ग्रोथ रेट वो ग्रोथ रेट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट, ठीक है। फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट भी इसको कहा जाता है, आपके वारंटेड को, ठीक है। ओके, यानी आपकी इकॉनमी यहाँ पर फुल कैपेसिटी से काम कर रही होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें नेचुरल ग्रोथ रेट की, यहाँ पर नेचुरल ग्रोथ रेट इज़ अ पोटेंशियल और फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। यहाँ पर आपके पास इतना पोटेंशियल है करने का, ठीक है, पोटेंशियल ग्रोथ रेट ये आपको होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर नेचुरल ग्रोथ रेट इज़ पोटेंशियल वाला, पर फुल कैपेसिटी वारंटेड, एक्चुअल में जो आपने अचीव किया दैट इज़ एक्चुअल ग्रोथ रेट। तो ये जो आपका नेचुरल ग्रोथ रेट होता है वो आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। यहाँ पर मेंटेन होता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। इसको वेलफेयर ऑप्टिमम भी कहते हैं। आपके जो नेचुरल ग्रोथ रेट है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज वेलफेयर ऑप्टिमम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना अचीव करना बहुत मुश्किल होता है ना। यहाँ पर आपका वेलफेयर ऑप्टिमम होता है, ठीक है, यानी 100 द मैक्सिमम ग्रोथ रेट यहाँ पर आपको अचीव हो जाएगा, यानी 100 आउट ऑफ 100%, है ना, वो आपका यहाँ पर अचीव होगी, यानी ऑप्टिमम कंडीशन पे तुम पहुँच जाओगे। तो दैट इज़ आपका नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये आपके हैरोड-डोमर मॉडल में ही बात किया गया है इसके बारे में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके। फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या कहते हैं, तो इसको हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी आपके कहा जाता है। तो दोनों यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी वो थ्योरी है आपके, किसकी थ्योरी है आपके, बेसिकली अगर हम बात करें तो एचओ थ्योरी को जो है फैक्टर एंडाउमेंट कहा जाता है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि इसको फैक्टर प्रोपोर्शन, फैक्टर एंडाउमेंट, ठीक है, आपके इन सारे नामों से जाना जाता है। यानी जो जिस आपको पता होगा कि जो मान लीजिए कि आपकी देश में, इंडिया में लेबर अबंडेंस में, तो आप लेबर इंटेंसिव गुड्स को बनाओगे और क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। पर अगर मान लीजिए यूएसए है, तो यूएसए के पास कैपिटल में अबंडेंस है, तो कैपिटल वाले गुड्स को बनाएगा, वो एक्सपोर्ट करेगा लोगों को। यानी आपके जो आपके पास ज़्यादा अबंडेंस में है जो भी फैक्टर, आप वो बनाओगे और एक्सपोर्ट करोगे, आपने पढ़ा होगा। और लियोंटिफ पैराडॉक्स जस्ट अपोजिट बोला था इसके विषय में, ठीक है। लियोंटिफ पैराडॉक्स आपकी एचओ थ्योरी का उल्टा है ना, जस्ट अपोजिट आपकी कहता, आपने पढ़ा होगा। तो इसी थ्योरी को, एचओ थ्योरी का नाम है आपके फैक्टर प्रोपोर्शन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फैक्टर एंडाउमेंट, फैक्टर प्रोपोर्शन, ये सारे नाम हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एसोसिएटेड विथ। तो ये किससे एसोसिएट करता है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा अडोल्फ वैगनर्स हाइपोथेसिस से रिलेट करता है। ये आपके जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था कि जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है अगर बढ़ाया जाता है तो उससे क्या होता है, नेशनल इनकम आपकी इंक्रीज़ करती है। यानी वैगनर्स लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। इसको और क्या कहा जाता है, आपके लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, है ना। इसको इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी क्या कहा जाता है, जब पब्लिक एक्सपेंडिचर आपके इंक्रीज़ करता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अगर आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेगा तो जिसकी वजह से आपके क्या बढ़ेगा आपका, अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम भी आपका इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग यही कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा कोड करेक्ट होगा, तो यहाँ पर जो है आपकी सी वाला जो है करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर ब्रेटन वुड्स सिस्टम द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड बाय, जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट असिस्टेंट, अब देखिए डेवलपमेंट असिस्टेंट के बारे में पूछा, तो IBRD और आपकी IDA, ठीक है, इन दोनों ने लॉन्ग टर्म असिस्टेंट की बात की थी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा एक और ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। देखिए IDA भी दिया हुआ है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्लानिंग कमीशन इंडिया रिसेंटली अनाउंस द पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पर आपके 32 रूरल एरिया के लिए बताया गया। 32 रुपये अगर आप रूरल एरिया में पर डे खर्च कर रहे हो तो आप पुअर नहीं हो, बट इसके नीचे आप जा रहे हो तो दैट इज़ आप पुअर हो जाओगे, ठीक है, पुअर हो गए। तो यहाँ पर रूरल एरिया के लिए 32 बताया है, और आपके 47 जो है किस एरिया के लिए बताया, आपके अर्बन एरिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला तो ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। तो 32 आपके यहाँ पर रूरल एरिया के लिए है ना, ठीक है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट एंड डी ये आपके बेसिकली प्लानिंग कमीशन जो लास्ट ईयर आपके सी रंगराजन के चेयरपर्सन के मतलब उसमें बताया गया था। तो 47 आपके अर्बन एरिया, 32 आपके रूरल एरिया में, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा है रीजन असर्शन का। देर इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ कोलूड अंडर ओलिगोपोली। रीज़न दिया हुआ है आपके इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म इन ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। अब देखिए क्या होता है कि जब आपके इस तरीके से दिया हो तो आप दोनों इंडिपेंडेंटली अपने दोनों रीज़न और असर्शन को पढ़ा। अब बिकॉज लगाइए और चेक करिए कि दोनों क्या आपके एकदम कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों क्या अपने आप में इंडिपेंडेंटली करेक्ट है। तो अगर हम बात करें, देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या था, मतलब असर्शन, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ कोलूड अंडर ओलिगोपोली
बिकॉज इंटरडिपेंडेंस ऑफ फॉर्म इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। तो यहाँ पर एकदम करेक्ट जा रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, असर्शन रीज़न करेक्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर जो रीज़न दिया हुआ है उसका ए का वो भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हम ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन में जानते हैं कि जो फर्म्स होती हैं वो आपके क्या होती हैं, वो इंटरडिपेंडेंस पाया जाता है, आपके एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होती हैं। ठीक है, और इसी के तौर पे हमने बहुत सारे आपके मतलब आपके मार्केट के जो वो होते हैं टाइप्स होते हैं, और साथ साथ उसमें जितने मॉडल्स आपको पढ़ना ज़रूरी है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और MCQs करेंगे। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।